हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दी मार्कर में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग सॉल्यूशन का आज लेक्चर नंबर 1 भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, इससे पहले भी मैंने इस वीडियो को काफ़ी पहले बना के रखा था, पर पता नहीं वो वीडियो इधर उधर डिस्प्लेस हो गया, तो फिर से हम लोग आज बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग एक बार बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपका, अगर पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लास 12th केमिस्ट्री में अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी जो बात करने वाला हूँ मैं बोर्ड के पर्पज से बात करने वाला हूँ। आइदर आप सीबीएसई के हो या फिर जैक के हो, दोनों का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो आप दोनों इसी सिलेबस को फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे, एकदम आराम से बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखते चलिएगा और भी आपके लेक्चर्स आते रहेंगे, साथ साथ जेई के भी लेक्चर्स आने वाले हैं। ठीक है, वो भी वीडियोस कुछ सूटेड है, बस अपलोड होना बाकी है। तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है वो आपका सिलेबस है। क्लास 12th केमिस्ट्री का अभी हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। 5-7 मिनट में हम लोग सिलेबस को कवर अप कर देंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपको ये मालूम होगा, ये आइडिया होगा, बहुत लोग इसमें परेशान रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बात कर ही देता हूँ। ठीक है, बहुत लोग परेशान होते हैं, तो आप परेशान ना हो। केमिस्ट्री के अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कितने मार्क्स के पेपर होंगे? एकदम इजी से चलेंगे, आपको जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, एकदम स्लोली। हाँ, अगर आपको थोड़ा ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हैं, स्पीड को आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा लीजिए, 1.25 और 1.5 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग अभी स्लो ही चलेंगे, धीरे धीरे अपना पेस भी बढ़ाते चलेंगे। तो केमिस्ट्री का जो एग्जाम में अगर बोर्ड की बात की जाए तो ये कितने मार्क्स का आएगा सर? तो आपका 100 मार्क्स का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 मार्क्स। ठीक है, इसमें से अगर बात की जाए तो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट होगा, वो होगा 70 मार्क्स, जो आपका थ्योरी होगा, जो पेपर आपको लिखना पड़ता है, याद होगा। ठीक है, 30 मार्क्स का जो आएगा वो आपका प्रैक्टिकल्स। अभी इस पे चर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, लेकिन एग्जाम तो होगी। ठीक है, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल। तो अगर कुछ नया इंफॉर्मेशन आता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए भी परेशान नहीं हो। अभी के लिए जो चलते आ रहा था वो आपका ये पैटर्न पे ही था। ठीक है, तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अगर आपका स्कूल अच्छा है तो आपको प्रैक्टिकल में काफी अच्छा मार्क्स यहाँ पे आ जाता है। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल में एक वाइवा पोर्शन होता है। वाइवा पोर्शन आपसे कहाँ पूछा जाएगा? थ्योरी वाले पैटर्न से। बहुत बार आसानी से पूछता है कि आपको क्या आता है, तो आप आराम से उसको भी आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की सिलेबस। साथ साथ पेपर कॉपी लेके बैठे और पेन भी लेके बैठे, नोट डाउन करते चले। खुद का राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगा। एक फ्रेश कॉपी बनाइए क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए, ताकि आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए अभी हम जो बात करने वाले सिलेबस, जो भी हम आज बात करने वाले हैं वो बेसिकली क्या बात करेंगे? सिलेबस पे बात करेंगे। सिलेबस थोड़ा सा राइटिंग में यू होता है यहाँ पे, सिलेबस। टोटल अगर बात की जाए तो आपको 10 चैप्टर्स पढ़नी होंगे क्लास 12th में। बोर्ड के लिए आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़नी होगी, 10। ठीक है, और 10 बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग अपना पढ़ते आएंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। क्लियर है? सॉल्यूशन नाम है, लिक्विड सॉल्यूशन। बेसिकली इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इसकी मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स आपका जो आएगा इस चैप्टर से वो आपको 7 मार्क्स आएगा। इस चैप्टर से जो एग्जाम में मार्क्स आएंगे वो आपके 7 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इसका टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां पे जो भी लेक्चर्स होंगे उसके पीडीएफ में टेलीग्राम पे ही अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन। जो दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है वो सब पे तो बात करेंगे, बस अभी मैं चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूँ आपके लिए, केमिकल काइनेटिक्स। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी आपको जो मार्क्स दे के जाएंगे वो होगा 7 मार्क्स। ठीक है, 10 चैप्टर है, 70 मार्क्स आएगा, तो मोर और लेस सारे चैप्टर आपके 7 के आसपास ही घूमते फिरते रहेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम लोग भी यहाँ पे यही इसी पैटर्न में चलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
बुक एनसीईआरटी का खरीद लीजिएगा, साथ साथ में असाइनमेंट डीपीपी जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में ही, ठीक है। तो आप उसके साथ भी बने रहिए, आराम से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आपको समय टेक करेगा, तो इसमें 9 मार्क्स भी देके जाएगा। ये जो तीनों चैप्टर है, ये आपका तीनों चैप्टर आपको मालूम होगा ये कौन सा चैप्टर का है, ये मतलब कौन सा केमिस्ट्री का पार्ट का है। केमिस्ट्री को एक्चुअली 3 पार्ट में तोड़ा गया है जो 11th 12th के लेवल पे। फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें मैथ्स टाइप के होंगे, फिजिक्स टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसी को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आप अभी के लिए इतना मान के चलिए। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट जो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जनरली हम कार्बन हाइड्रोजन के बारे में ही मोस्टली चर्चा करते मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों है वो आपका किस चीज में आएगा सर, तो फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। नोट डाउन भी करते चलेंगे। ये 3 ही चैप्टर हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, यहाँ पे काफी भर भर के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये 3 चैप्टर ही हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। चलिए आगे, ठीक है। जो नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा, वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 4। वो हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखे होंगे तो उसमें 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एंड एफ। बट हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आपके जो सिलेबस में है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर इसकी मार्क्स की बात की जाए तो ये भी मार्क्स आपको दे के जाएंगी 7। मोर और लेस सारे चैप्टर 7 के आसपास ही आपको दे के जाएंगे 7 मार्क्स, ठीक है। और जो लास्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। लास्ट नहीं है, मतलब इनऑर्गेनिक का लास्ट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो मार्क्स दे की जाएगी ये भी आपकी 7 मार्क्स की दे की जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंपाउंड्स भी आपको कितने मार्क्स के दे के जा रहे हैं, 7 मार्क्स की दे के जाएगी, ठीक है। ये आपका कहाँ पे बात करेंगे, ये आपका कौन सा क्वेश्चन में आ रहा है सर, तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एकदम आराम से बात करूंगा, तो आराम से साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिए, बेटर होगा। अगर आप देख रहे हैं तो साथ साथ प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिए और नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि विदाउट आपका नोट्स केमिस्ट्री कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में सब चीज आ जाएगी बट एग्जाम में आप फिर से नहीं लिख पाएंगे, इससे बेटर है कि आप लिखते चले, ठीक है। चलिए, जो हमारा 6 चैप्टर बात करने वाले हैं हम, चैप्टर नंबर 6, यहाँ से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स। ये जो मार्क्स दे की जाएगी वो आपके टोटल 6 मार्क्स दे की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे 7th में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये भी जो मार्क्स दे की जाएगी ये भी आपके 6 मार्क्स दे की जाएंगे, ठीक है। हम ये समझ सिलेबस से ही स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 12th में भी हो तब भी आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप मान लीजिए लड़ने जा रहे हो तो पता होना चाहिए ना सामने में कितने बंदे खड़े हैं। तो उसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री में अगर फाइट करना चाह रहे हैं बोर्ड के लिए, तो आपका फाइट किसके साथ है, सिलेबस के साथ। तो आपको सिलेबस पता ही होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखिए 8 में। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, ये थोड़ी सी बड़ी है और इसके लिए इसका थोड़ा मार्क्स भी बड़ा है, 8 मार्क्स का आएंगे ये, ठीक है। चलिए आगे, ये तीनों किस में आएंगे सर, तो तीनों अभी ऑर्गेनिक। 2 चैप्टर और आएंगे, वो भी किस में आएंगे, ऑर्गेनिक में ही आएंगे। तो मैं यहीं पे कंटिन्यू करते चल रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों चैप्टर, ये मतलब तीनों हैं, ये किस में आ रहे हैं, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है, ध्यान से लिख लीजिए।
चलिए एक पेज और ले लेता हूँ अलग से ही, ताकि आपको जब मैं शेयर करूंगा तो काफी अच्छे से आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, शेयर भी कर दूंगा तो बस आप उसमें भी देख सकते हैं। दो चैप्टर और, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं हम। देखिए, तो चैप्टर नंबर 9 है आपका अमीन्स। अमीन्स मार्क्स की बात की जाए तो ये मार्क्स आपका 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का आएगा। और जो लास्ट है, जो कि मैक्सिमम टीचर्स आपको इमिट कर देते हैं या ओमिट कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं अगर ऑफलाइन में देखेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे। बोलते हैं बायो का पार्ट है बट केमिस्ट्री में है तो हम पढ़ेंगे भाई। इसको मैं नहीं बोलूंगा आप खुद से पढ़ लेना, ये कुछ नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। बायो मॉलिक्यूल्स, ये भी जो मार्क्स देखी जाएंगी वो भी आपके 7 मार्क्स देखी जाएंगे, और ये दोनों भी किस में आएंगी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आएंगी आपकी। ठीक है, ये दोनों भी जो आएंगी वो भी किस में आएंगी, ऑर्गेनिक। अगर आपने 11th पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में 50% वेटेज के अराउंड किसका वेटेज रहेगा, ऑर्गेनिक का। इसलिए ऑर्गेनिक का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ठीक है, सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ, यही 10 चैप्टर पढ़नी है, मार्क्स के साथ आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, चलिए अब हम जो स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा स्टार्ट होता है सॉल्यूशन से। चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसलिए भी उठाते हैं ना क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स आपने 11th में पढ़ रखा होता है, और वही सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट फिर से 12th में आ जाती है, तो थोड़ा सा रिलेटेबल बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ लेक्चर्स को आप स्पीड में भी जा सकते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, W/W परसेंटेज, बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो सब आपने पहले से भी पढ़ रखा होता है 11th में भी। ठीक है, वही चीज का सेम रिपीटेशन है तो थोड़ा इजी लगता है, तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, और वो है आपका सॉल्यूशन। फिर से इसमें बात हमेशा हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी आपका उद्देश्य किसमें होगा, मार्क्स के बारे में भी और नॉलेज के बारे में, तो इसमें हम लोग बात करते जाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ कुछ भी अगर 11th की चीजें आएंगे तो मैं उसको ब्रीफली रिकॉल भी करता चलूंगा। 12th में कुछ टॉपिक्स आती हैं 11th की भी, बहुत सारे बच्चे 11th में ट्यूशन नहीं लेते हैं या फिर अच्छे से नहीं पढ़े होते तो उनको नहीं पता चल पाता, तो उसके लिए भी हम लोग बात करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जानेंगे नहीं, पहले इससे पहले हम लोग क्या चलेंगे, थोड़ा सा 11th की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। बोला था ना ये 11th का चीज है, 11th में ही पढ़ते हैं आप, और इसका टॉपिक का नाम है मिक्सचर। जिस तरह से ऑफलाइन बैचेस में चलती हैं क्लासेस, एकदम उसी तरीके से धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ पाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को बोलेंगे सिंपली दो सब्सटेंस। मान लीजिए एक बाउल है, बाउल मतलब कटोरा है, इसमें एक साइड चीनी है और एक साइड मान लीजिए बाउल है, इसमें नमक है। दोनों को मिला के बस हाथ से ब्लेंड कर दीजिए, जो बना होगा उसी को आप कह देंगे मिक्सचर। क्लियर है, आपने मिक्सचर खाया भी होगा तो देखना उसमें कम से कम दो सब्सटेंस होनी चाहिए, जैसे बादाम हो है, सवई है, और भी दालमोट, जो भी बोल सकते हैं आप, वो उसका मिक्सचर रहता है, इसलिए उसका नाम है मिक्सचर। क्लियर है, मिक्सचर होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, दो सब्सटेंस होना चाहिए, और उसका फिजिकल ब्लेंड, वहां पे कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए, बस दोनों को फिजिकली ब्लेंड कर दिया जाए, फिजिकली मिक्स कर दिया जाए। जस्ट हाथ से मिला दे रहे हैं, कोई ग्राइंड से मिक्स कर दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे कुछ नया नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ फिजिकल, चेंज कर लेता हूं, इट इज अ फिजिकल, से अच्छा तो वही था, इट इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत आसान आसान सा लगेगा, इट इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ठीक है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस होंगे इसमें। इट इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। जस्ट दो या दो से अधिक सब्सटेंस होंगे, उसी को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, मिक्सचर। दो सब्सटेंस कोई भी, अभी एग्जांपल दूंगा इसका टाइप्स में ही, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। कोई भी दो सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे, उसको कह देंगे मिक्सचर।
मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, सुनिएगा। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जो अच्छे से घुल जाए। होमोजीनियस कहने का मतलब है जो अच्छे से घुल जाए, मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, हर जगह एक जैसा ही फील आ रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर के लिए देखिए, यहां पे ही बना देता हूं छोटा सा। मान लीजिए ये जो दिख रहा है आपके पास, ये कोई भी मान लेते हैं सॉल्वेंट, जनरली हम मान ले रहे हैं ये वाटर है। एक सब्सटेंस आ गया आपके सामने, वाटर। ध्यान दीजिए, दूसरा मान लेते हैं एक और सब्सटेंस है, नमक डाल दिया। मान लीजिए हमने एक स्पून, एक चम्मच इसमें नमक डाल दिया और अच्छे से घुला लिया, चम्मच से, रॉड से, किसी भी तरीके से। तो क्या होगा, चीनी का पार्टिकल्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। देखिए ये ब्लू ब्लू वाला पार्ट है आपका सॉल्ट का, ये जो है ब्लू वाला पार्ट वो क्या है, सॉल्ट है। क्लियर है, अच्छे से घुल गया होगा। कोई बच्चा, जरा सुनिएगा, अगर कोई बच्चा यहां से एक स्पून से निकाल के पिया इस वाटर या सॉल्यूशन को, जो पिया, क्या इसमें सेम फीलिंग आएगा? एज इट इज यहां वाले पे भी सेम फीलिंग आएगा। अगर सेम आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेम कॉम्पोजिशन, या कहते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब हर जगह अगर एक जैसा फील आ रहा है तो आप उसे कह देंगे कि वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और मिक्सचर होने के लिए कम से कम दो सब्सटेंस होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए यहाँ पे वाटर है, सॉल्ट है, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। इसका ज्यादा अच्छा सा और एक एग्जाम्पल देता हूं, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं, कोक तो आपने देखा होगा, कोई भी कोक या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये कोक है, COKE, कोई भी कोक, सॉफ्ट ड्रिंक जान रहे होंगे, पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा, कुछ भी। इसका यहाँ तक सॉल्यूशन भरा है, मान लेते हैं मार्केट से खरीद के लाए हैं आपने। आप ऊपर से जैसा पी रहे हो, नीचे से भी क्या मिल रहा है, सेम टेस्ट मिलता है। ऐसा थोड़ी कि ऊपर को इससे कुछ अलग फील आ रहा है, नीचे से कुछ अलग फील आ रहा है। तो कोई पूछ दे ये कैसा है, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सेम या हर जगह बराबर, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा तो इसे आप क्या कह देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है, इसे भी आप क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। आप पूछोगे सर यहाँ पे एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या क्या है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, वाटर, पानी रहता है, शुगर रहता है, या फिर अगर क्या बोलते हैं शुगर फ्री है तो कुछ तो ऐसा सब्सटेंस होगा जिसकी वजह से मीठा फील आ रहा होगा। तो हम अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं विदाउट शुगर फ्री वाला, तो शुगर, फ्लेवर रहेगा जिसके कारण अलग अलग का टेस्ट आता है। साथ साथ आपको जिस वजह से ढकार आता है मालूम होगा, इसमें कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है। क्लियर है, देखिए एक से ज्यादा सब्सटेंस है और हर जगह पीने में सेम आ रहा है, दैट मींस ये कैसा है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर बात, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज अ मिक्सचर which has uniform composition. It is a, इसका डेफिनेशन लिखिए, it is a mixture which has uniform composition, जिसका कॉम्पोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है, हर जगह बराबर है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए। एग्जाम्पल में अगर आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं, छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूं, सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट इन वाटर मत बोलिए। अगर सिर्फ नमक डाल देंगे तो मैक्सिमम नमक यहीं पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। सिर्फ ऊपर से अगर एक चम्मच नमक डाले तो क्या एक जैसा फील आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम नमक आपका यहीं पे चला जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं डिजोल्व, डिजोल्व का मतलब अच्छे से आपने घुला लिया है। ठीक है, तो इसको कहेंगे सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। चीनी भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, वो बस एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसमें ज्यादा भी नहीं ध्यान दे रहा हूं। दूसरा आप लिख सकते हैं कोक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, एटसेट्रा।
इसमें और बात करूंगा क्यों गैस डाला जाता है, क्यों कम टेम्परेचर रखा जाता है, क्यों प्रेशर का है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जब सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तब इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। बस अभी के लिए मेरा काम था होमोजीनियस समझाना, और होमोजीनियस का मतलब सेम आना चाहिए। और मिक्सचर का बात कर रहे हैं, मिक्सचर का मतलब एटलीस्ट 2 सब्सटेंस होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी। अब हम लोग जो आते हैं आगे, वो हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा सा लिखा था। जो हम लोग सेकेंड टाइप्स का पढ़ेंगे, सेकेंड, ठीक है, जो सेकेंड पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सब आपने 11th में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो बस रिवीजन हो रहा है, आप ऐसा मान के चलिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो अच्छे से नहीं घुलेगा। ठीक है, अच्छे से नहीं घुलेगा, जैसे कि आप बालू ले लीजिए, बालू मतलब सैंड, और उसको पानी में घुलाइए, क्या घुल पाएगा अच्छे से? तो नहीं घुलेगा। देखिए फिर से, ओ सॉरी यार, लाइट कैसे कट गया, 1 मिनट भाई। वो पैर सड़ गया था यार, देखो इधर। ये आपका कोई कंटेनर है, फिर से ये वाला मान लीजिए आपके पास क्या है, वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर है। अब इसमें आपने क्या किया, 1 स्पून या कुछ भी आपने क्या करा है, सैंड लेके आया, सैंड, सैंड मतलब बालू। ठीक है, बालू को लाके डिसॉल्व भी करिएगा तो देखेंगे मैक्सिमम जो सैंड है, मैक्सिमम सैंड आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका इधर उधर होगा, लेकिन मैक्सिमम जो होगा, क्या कर रहा हूं, देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। कोई बच्चा अगर ऊपर से सिप ले तो उसमें कम बालू मिलेगा, और नीचे से मिले तो उसमें ज्यादा बालू मिलेगा। क्या ये यूनिफॉर्म है? इसको क्या लिख रहे हैं, सैंड। सैंड का मतलब बालू। क्या इसका एग्जाम्पल होगा क्या? ये होमो का तो नहीं होगा, बराबर तो नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको होमो नहीं बोल के क्या बोलेंगे आप, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसी का लिखेंगे, इट इज अ मिक्सचर, डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज अ मिक्सचर। बहुत आसान सा चैप्टर लगेगा, बस इजी इजी सा। फर्स्ट लेक्चर बहुत ही बेसिक्स है, कुछ लेक्चर्स आपको बहुत बेसिक्स लगेंगे भी। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, बैटरी है ना यार जी, बैटरी है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर विच हैज, इट इज अ मिक्सचर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जिसका कॉम्पोजिशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर जगह बराबर नहीं आएगा। एग्जाम्पल में और भी ले सकते हैं आप, कभी पानी और इसको मिला के देखे हैं, मान लीजिए ऑयल और वाटर, पानी और तेल को मिला के देखिएगा तो नहीं मिलेगा। वाटर अपना लेवल अलग बना सकता है, ठीक है, और ऑयल अपना लेवल अलग बना लेगा, दोनों मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? उसका रीजन होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। वाटर आपका क्या है, पोलर कंपाउंड है, और ये क्या बोलते हैं, ऑयल आपका नॉन पोलर है। तो पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है, इसलिए इसका एग्जांपल हो जाएगा, मान लेते हैं ये ऑयल है और ये क्या है, वाटर है। क्या ऐसा? ठीक है, ऑयल और वाटर मिक्सिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक वाला मतलब पोलर वाला पोलर में घुलता है, और नॉन पोलर में घुलता है। तो ऑयल में वाटर नहीं घुलेगा, क्योंकि ऑयल आपका नॉन पोलर है एंड वाटर आपका पोलर है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए एक। ठीक है, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, या फिर ऑयल इन वाटर। क्या हो रहा है यार, अलग अलग से लिखा रहा है, कोई बात नहीं, सेम कर लेता हूं। ठीक है, एक ही पेन से लिखूंगा, एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, ऑयल इन वाटर या फिर सैंड इन वाटर। ठीक है, ये आपका बेसिक सा चीज था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है,
अब आइए हमारा जो चैप्टर था वो हमारा स्टार्ट होता है। वो क्या था? तो सॉल्यूशन। इसको समझना बहुत आसान है। आप होमोजीनियस समझे थे ना, जहां पे अच्छे से घुल जा रहा था उसी को आप क्या कह रहे थे? होमोजीनियस। तो उसी को सेम टू सेम आप उसे समझिए। सॉल्यूशन कहने का मतलब इट इज अ होमोजीनियस। जो होमोजीनियस का डेफिनेशन था वही है डिट्टो, मिक्सचर ही होगा बट कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। इट इज अ होमोजीनियस mixture of two or more than two substances, two or more than two substances। क्लियर है? ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस होंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल हम बता चुके थे, क्या था? सैंड, ये क्या बोल रहा? सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। नमक को घुला दीजिए। सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्ट को पानी में घुला दीजिए। ठीक है, यही था आपका, ले रहे थे आप। ये वाला पार्ट क्या था? वाटर था। समझाने के लिए ले रहा हूं। पानी मान लीजिए ये कितना है? 100 ग्राम। कोई दिक्कत है? पानी कितना मान लिया हमने? 100 ग्राम। और जो नमक डाला था वो मैंने कम मात्रा में डाला है, तो उसको मान लेते हैं आप, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा होगा वो आप मान लीजिए आपका ये नमक वाला पार्ट है, यानी ये क्या है? सॉल्ट। क्या होता है? ये है आपका सॉल्ट, और सॉल्ट आपका कितना है? 2 ग्राम। ठीक है, जो नमक है वो आपका है 2 ग्राम। इसको एक मिनट, जो सॉल्ट है आपका वो है आपका 2 ग्राम। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, इसी में छोटा सा चीज पढ़ेंगे जिसका अमाउंट कम होगा। ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट, सॉल्ट है ना, सॉल्ट का अमाउंट कितना है? 2 ग्राम, और वाटर का अमाउंट है 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब 100। ठीक है, तो जिसका अमाउंट कम होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जिसका अमाउंट कम होगा उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट एक्सेस होगा मतलब ज्यादा होगा उसको कहते हैं हम सॉल्वेंट। समझ में आ रहा होगा? या ऐसा भी आप बोल सकते हैं, जिसका जो घुल रहा होगा मतलब जो डिसॉल्व हो रहा होगा उसको कहेंगे सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व करवा रहा होगा उसे कहेंगे आप सॉल्वेंट। बट न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप मान के चलिए जिसका अमाउंट कम होगा उसको कहेंगे सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट अधिक होगा उसको कह देंगे आप सॉल्वेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट। अभी यहाँ पे समझाने के लिए क्या था बताइए? सॉल्ट। हमारा जो समझाने का पार्ट इस एग्जांपल के लिए सॉल्ट, इसका अमाउंट क्या होगा? लेसर। पहचान लेंगे ना, अमाउंट लेसर। दूसरा सॉल्वेंट, इसके बारे में और बात करूंगा। पानी को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो वाटर है उसे आप कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या है बताइए? यूनिवर्सल मतलब पानी कम भी हो तब भी हम उसे क्या मानते हैं? सॉल्वेंट ही मानेंगे। लिखवा दूंगा वो पॉइंट, उसके लिए परेशान नहीं होना। सॉल्वेंट क्या होगा? जैसे इस केस के लिए अभी बता रहा हूं, ये क्या है सर? तो वाटर है। इसका अमाउंट क्या है? अधिक है। अधिक कहने का मतलब एक्सेस है, अमाउंट एक्सेस। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जिसका अमाउंट कम होगा उसे हम क्या कह देंगे? सॉल्यूट, और वैसा सब्सटेंस जिसका अमाउंट अधिक होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे? सॉल्वेंट। कह सकते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट में दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं जो डिसॉल्व हो रहा होगा, जो डिसॉल्व हो रहा होगा उसे कहेंगे सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व करवा रहा होगा उसे कहेंगे आप सॉल्वेंट। चलिए आगे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अच्छा जरा सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट है मैं बताऊंगा इसमें। देखिए नमक कैसा स्टेट में था? अगर नमक का बात किया जाए तो ये किस स्टेट में था बताइए? तो ये सॉलिड में था।
इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। सॉलिड है तो भाई नमक जान रहे होगे, सॉलिड लिक्विड गैस। और पानी कैसा होता है बताइए, पानी आपका कैसा होता है, लिक्विड। जब नमक पानी का घोल बनाया तो बना क्या बताइए, लिक्विड था, सॉलिड था, गैस था। तो ध्यान दीजिएगा लिक्विड ही था। अगर नमक पानी का घोल भी बनाएंगे तो वो कैसा रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। लिक्विड है दैट मीन्स आप यहां से एक पॉइंट निकाल सकते हैं, जो स्टेट मतलब जो जैसे लिक्विड कौन है, सॉल्वेंट, तो जो स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही स्टेट किसका होगा, सॉल्यूशन का। क्लियर है। अब सॉल्यूशन क्या होता है बता दिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाइए, जो बनेगा उसी को क्या कह देंगे आप, सॉल्यूशन। तो देखते हैं एक पॉइंट और लिख के, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन बनता किससे, तो लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, सॉल्यूशन बनेगा किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, इस दोनों को मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा, इस दोनों को मिलाए हैं तो बन गया है क्या, सॉल्यूशन। ठीक है। यहां से एक पॉइंट और लिखेंगे, जरा देखिए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार यूज करूंगा तो अभी ही लिख के चलते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मास दोनों ऐड करेंगे वही किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन के मास के बराबर होगा। और मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ध्यान दीजिएगा, W से। M से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि M से किसी और टर्म को बताएंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो भी देखिए, मास की जगह W, सॉल्यूशन सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का मास है। मास की जगह फिर से W, लेकिन किसका है, सॉल्यूट का, तो लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस इसकी जगह क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट्स में आप बोल सकते हैं कि ये भी फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूशन का। जैसे कि अभी के एग्जांपल में बात किया था, देखिए जरा, अभी हम लोगों ने बात किया था, देखिए 2 ग्राम आपका सॉल्यूट था और 100 ग्राम क्या था, सॉल्वेंट था। तो कोई पूछ दे सॉल्यूशन कितना होगा तो क्या होगा बताइए, देखिए यहाँ पे सॉल्यूट की जगह 2 ग्राम, सॉल्वेंट की जगह कितना, 100 ग्राम। कोई पूछ दे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा तो बताइए क्या आएगा, 100 और 2 102 ग्राम। यही हो जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, कह सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स इसी तरह से बनेगा तो उस समय परेशानी ना हो, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा बता ही दिया, बेसिक से, एकदम बेसिक्स, इससे नीचे और कुछ नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आप इस लेक्चर को सामने से समझ सकते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर होगा। ठीक है। कुछ पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। पानी में मैक्सिमम चीज बोल सकते हैं, मैक्सिमम चीज डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वाटर आपका हमेशा कैसा ट्रीट करेंगे, सॉल्वेंट की तरह। देखेंगे जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो देखिएगा बहुत बार हम लोग आइदर वाटर का अमाउंट कम होगा, बट हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, सॉल्वेंट। क्लियर है। तो ये वाटर के लिए नहीं लगाएंगे, तो इसके लिए एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं, तो लिखते हैं, चलिए यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। ठीक है। नोट करके 2 पॉइंट लिखिए। फर्स्ट नोट इज वाटर इज कंसिडर टू बी, अरे हम लोग का माना हुआ है, वाटर इज कंसिडर टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब मैक्सिमम सब्सटेंस क्या होता है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, वाटर इज कंसिडर टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो बताया था, जैसे नमक था वो सॉलिड था और जो पानी था वो लिक्विड था, जब दोनों को मिला दिए थे तब भी जो स्टेट आया था सॉल्यूशन का वो किसमें आया था, लिक्विड में। वही बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वो सेम होगा सॉल्वेंट का स्टेट का। ठीक है। तो लिखेंगे फिर, अरे भाई साहब ये बार बार लास्ट से, एक मिनट दोस्त, रुक जाना दोस्त, इसमें बस तुरंत ये लाइट पैर में सट जाती है यार। चलिए, देखिए ध्यान रखूंगा इसके लिए, वो बार बार सट जाती हो तो लाइट आपको डिम दिखता भी होगा। ठीक है।
देखिए हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा। पहले तो आपका एक भ्रम और भी तोड़ूंगा कि जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन है तो हमेशा लिक्विड ही होगा। आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे ये कोई जरूरत नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा कैसा रहे, लिक्विड रहे। ये गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। समझाता हूँ, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जो फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का वो सेम होगा सॉल्वेंट का। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। कुछ बातें ध्यान रखेंगे, नोट वाले पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। देखिए इतना सारा बात करने के बाद हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन के प्रकार कितने प्रकार के होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बैटरीज हैं, हाँ जी हैं, ठीक है। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, नया हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देंगे एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे, SOLN मत लिखिएगा। अगर आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर कभी भी स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसका पूरा लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूरा लिखिएगा, ठीक है। बैटरी डाउन हो चुकी है तो मैं कोशिश करूंगा, बैटरी डाउन हो रही है, ब्लिंकिट हो रही है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से समअप कर पाऊंगा, ठीक है। अभी बैटरी चलेगी 5-10 मिनट। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अगर बात की जाए, देखिए सॉल्यूशन का अगर आपसे पूछा जाए कितना टाइप्स होगा, तो अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि कितने टाइप्स के होंगे, तो 9 टोटल पूछे कितना, तो 9 होगा आंसर, ठीक है। 9 टाइप्स बोल दीजिए। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, देख लेंगे, ठीक है। 9 टाइप्स के होंगे। पहले तो ये मोटा मोटे जो ब्रीफली बात करूंगा वो आता है, ये इसका मेजर तो होता है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, जो सेकेंड देखेंगे वो हम देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, और जो लास्ट देखेंगे वो हम देखेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तीन ही फेज के बारे में बात कर रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और थर्ड है गैसियस। हर एक, अब इस तीनों का 3-3 आएगा। लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए 3, लिक्विड के लिए 3 और गैसियस के लिए 3। कौन कौन सा होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्या होता है। तो आज की क्लासेस में क्या था, टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो 70 मार्क्स आपके कंटेन करेंगे, ठीक है ना भाई। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं सॉल्यूशन, जो कि आपके 7 मार्क्स की है। हम लोग फिर उसके बाद बात किए मिक्सचर क्या होता है, जब दो सब्सटेंस को फिजिकली मिला दे रहे हैं, जो बन रहा है उसको कहते हैं मिक्सचर। फिर उसके बाद हमने बात किया होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर उसे कहेंगे जो क्या होता है, अच्छे से घुल जाए, यूनिफॉर्मली घुल जाए, उसे कहेंगे होमोजेनियस। और जो अच्छे से नहीं घुले उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस। फिर उसके बाद हमने बात किया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ और नहीं है बल्कि आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया जिसका अमाउंट कम होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट, जिसका अमाउंट अधिक होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। फिर से नोट करके लिखाया, वाटर को हम लोग कंसिडर करेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जो दूसरा पॉइंट था, जो स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही स्टेट किसका होगा, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रहते हैं, बैटरी भी डाउन हो चुका है, नहीं तो फिर हम लोग इसको अलग ही वीडियो में कर देंगे, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।